गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर में एक नया चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का नाम है बुद्ध की करुणा। यहाँ पर बुद्ध से हमारा मतलब भगवान बुद्ध से है, महात्मा बुद्ध से है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। चलिए तो चैप्टर को मैं रीड करती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को फिनिश करने के बाद अपनी बुक से एक चैप्टर को एक बार फिर से पढ़िएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है। और हर धर्म की शुरुआत करने वाले कोई ना कोई महापुरुष, कोई ना कोई महान आत्मा रहे हैं। तो बौद्ध धर्म जो कि काफ़ी पुराना है, उसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा उन्हें बाद में कहा जाने लगा, पहले उन्हें गौतम बुद्ध कहते थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध के समय समाज की दशा बहुत शोचनीय थी। मतलब जिस समय में महात्मा बुद्ध ने भारत में जन्म लिया था, उस टाइम पर हमारा जो समाज है, हमारा जो पूरा भारत है, उसकी जो दशा है, स्थिति है, वो बहुत शोचनीय थी। मतलब अच्छी स्थिति नहीं थी। सोचनीय का मतलब आपको उस पर सोचने की ज़रूरत थी कि जिस स्थिति में हम रह रहे हैं क्या वो ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो हमारे समाज की दशा आज भी बहुत शोचनीय है, उस दौरान भी रही होगी। तो तब से लेके अब तक क्या परिवर्तन आया है वो बात की बात है। अभी आप छोटे हो इन सब चीज़ों को समझने के लिए। एनीवे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ भगवानों के चित्र दिए गए हैं, कुछ महापुरुषों के चित्र दिए गए हैं। धर्म संस्थापक इनको बोलते हैं। तो हमें इनको पहचानेंगे कि ये कौन से धर्म संस्थापक हैं, इनका क्या नाम है और इन्होंने किस धर्म को स्थापित किया था। तो पहली जो पिक्चर आप देख रहे हैं, वो जो पिक्चर है वो है महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक बोले जाते हैं, या जो जैन धर्म को जिन्होंने पूरे विश्व में फैलाया, जिन्होंने पूरे भारत में फैलाया, तो उनका जो श्रेय है वो महावीर स्वामी को जाता है। अगली जो पिक्चर है वो महात्मा बुद्ध की है, गौतम बुद्ध की है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और जो अगली पिक्चर है वो गुरु नानक की है। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो ये हैं महावीर स्वामी, ये हैं गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, और ये हैं गुरु नानक। अच्छा, इनमें से सबसे नया धर्म कौन सा है जिसकी शुरुआत सबसे अंत में हुई हो? वो है आपका सिख धर्म। ये बहुत बाद में आए और ये दोनों महापुरुष लगभग एक ही समय के हैं, ठीक। तो अब इस चैप्टर को हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखें चैप्टर में क्या है। तो चैप्टर में एक प्ले यानी कि नाटक दिया गया है। नाटक के फॉर्म में इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बुद्ध की करुणा क्या थी, बुद्ध ने किस पर करुणा की। तो जैसा कि आप जानते हो कि हर एक नाटक में एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, पात्र होते हैं उसके। तो यहाँ पर जो नाटक खेला गया है, जो नाटक की प्रस्तुति की गई है, उसमें कौन कौन से पात्र हैं, पात्रों के नाम यहाँ दिए हैं। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो यहाँ पर सिद्धार्थ वही गौतम बुद्ध के बारे में बात होगी। एक और व्यक्ति का नाम है दयामित्र। विहाग, ये भी एक पात्र हैं इसके। विश्वामित्र, विश्वामित्र भी एक पात्र हैं। और एक बकरी है, वो भी एक पात्र है। तो सिद्धार्थ, दयामित्र, विहाग, विश्वामित्र और एक बकरी, 1 2 3 4 5 5 जो हैं वो इसमें पात्र हैं। और अब देखते हैं नाटक शुरुआत कहाँ से होती है। मंच पर 4 किशोर, किशोर का मतलब लड़के जिनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, जो अभी अभी बड़े हुए हैं, उन्हें किशोर कहते हैं, नौजवान। 3 के कंधों पर धनुष बाण है। मतलब ये जो है वो मंच का सीन है। जब कोई नाटक प्रस्तुत होता है तो पर्दा खुलता है, तो पर्दा खुलते ही आपको जो पहला दृश्य दिखाई देता है, उस दृश्य के बारे में बात की गई है कि मंच पर 4 लड़के हैं, नौजवान हैं, जिसमें से 3 के कंधों पर धनुष बाण है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बोलते हैं सिद्धार्थ, जो उन्हीं 4 किशोरों में से एक किशोर हैं। सिद्धार्थ क्या बोलते हैं, देखो। यह देखो
सामने पहाड़ी की हरी हरी ढाल, ऊपर वृक्षों की आड़ से झांकता हुआ सूरज, नीचे जलाशय के एक किनारे सोई हुई छां और दूसरे किनारे सोई हुई धूप। सब कितना अच्छा है। मैं तो यहाँ कुछ देर बैठकर इस सुंदर दृश्य को जी भरकर देखूंगा। तुम लोग चाहो तो शिकार पर जा सकते हो, उसके बाद मुझे ले लेना। तो ये सिद्धार्थ अपने जो बाकी के 3 मित्र हैं उनसे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से देखिए। बोल रहे हैं, यह देखो सामने पहाड़ी की हरी हरी ढाल। उनको सामने बहुत खूबसूरत पहाड़ियां नजर आ रही हैं और हरी हरी ढाल मतलब पहाड़ियों के ऊपर जो हरी हरी वनस्पति उगाती है, छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं, तो वो हरी हरी इसलिए दिखाई दे रही है, तो वो ढाल की तरह काम कर रही है। ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, ऊपर वृक्षों की आड़ से, वृक्ष की आड़ लिए होता है, जैसे हम जब छुपते हैं तो किसी के पीछे छुपते हैं तो हम बोलते हैं हमने उसकी आड़ ले ली, हमने दीवार की आड़ ले ली। तो वृक्षों के पीछे से आड़ से झांकता हुआ सूरज। अब सूरज ऊपर है और सूरज की रोशनी जो है वो नीचे आ रही है, तो बीच में क्या है, बीच में जो है वो वृक्ष हैं, तो वृक्षों में से छन छन के आ रही है, ऐसा लग रहा है छुप छुप के आ रही है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं वृक्षों की आड़ से झांकता हुआ सूरज। नीचे जलाशय, अभी हमने पर्यायवाची याद किए थे, तो उसमें जलाशय का पर्यायवाची क्या याद किया था, तालाब, ताल, पोखर, है ना। जलाशय मतलब तालाब। नीचे एक तालाब है और उसके किनारे सोई हुई छां। छां मतलब शेड, पेड़ की छाया पड़ रही होगी तो उसको छाया या छां बोल रहे हैं। और दूसरे किनारे मतलब जलाशय है, तालाब है, तो एक किनारे तो सोई हुई छां, ऐसा लग रहा है किसी की छाया लेटी हुई है, और दूसरे किनारे सोई हुई धूप, मतलब एक तरफ छाया है, कितना अच्छा वर्णन है, एक तरफ छाया पड़ रही है और एक तरफ धूप पड़ रही है, ऐसा ही होता है। सब कुछ कितना अच्छा है। उनको ये दृश्य जो है वो प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ कुछ देर बैठकर इस सुंदर दृश्य को जी भर के देखूंगा। तुम लोग चाहो तो शिकार पर जा सकते हो। तो 3 के कंधों पर धनुष बाण है, तो वो शिकार करने जा रहे होंगे। तो कहने तुम लोग चाहो तो जा सकते हो, उसके बाद तुम मुझे ले जाना। ये है सिद्धार्थ का पहला वाचन। उसके बाद बोलता है दूसरा मित्र विहाग। तो 4 मित्र तो समझ में आ गए, एक सिद्धार्थ, एक दया मित्र, एक विहाग और एक विश्वामित्र। और जिसका शिकार करते हैं शायद वो एक बकरी। और अब कुछ कुछ कहानी थोड़ी आपको समझ में आ रही होगी कि सिद्धार्थ के पास धनुष बाण नहीं है क्योंकि 3 ही लोगों के कंधों पर धनुष बाण है, तो सिद्धार्थ को बकरी पर दया आ जाती होगी। तो देखते हैं क्या होता है इस नाटक में। रोमांच आप पैदा कीजिए कि क्या करेंगे सिद्धार्थ। तो उनका एक और दोस्त है विहाग, वो क्या कहता है, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो इन लताओं और झाड़ियों के फूल बहुत पसंद है। मतलब जिस जंगल में वो बैठे हुए हैं वो लोग उस जंगल की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तो जंगल में लताएं होती हैं, झाड़ियां होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि लताओं और झाड़ियों के फूल जो है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो इनका एक मुकुट बनाऊंगा, फूलों का मुकुट बनाऊंगा। मुझे तो सोने के मुकुट से ये फूलों के मुकुट ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो हो सकता है ये सब राजा हों, सिद्धार्थ तो राजा थे ही, बाकी के मित्र भी उनके राजा ही होंगे। तो वो लोग तो सब सोने का मुकुट पहनते थे, लेकिन वहां पर जंगल में जाने के बाद उनको एहसास हो रहा है कि ये सोने के मुकुट कुछ नहीं है इन फूलों के मुकुटों के आगे। तो मैं तो इन लताओं और झाड़ियों पर जो फूल खिल रहे हैं उनसे जो सुंदर सा मुकुट बनेगा, मैं तो उसको पहनने की इच्छा रखता हूँ। मुझे ये सोने के मुकुट तो इनके सामने कुछ भी नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये था सिद्धार्थ का डायलॉग और ये था विहाग का डायलॉग। अब देखते हैं उसके जो अन्य 2 मित्र हैं वो क्या बोलते हैं। तो आगे उनका तीसरा मित्र है दया मित्र। वो बोलते हैं, नहीं सिद्धार्थ, आज तुमको हम लोगों के साथ शिकार खेलना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि नित्य की भांति आज भी आप यहाँ बैठे के बैठे रह जाएं। तो दया मित्र कहते हैं, नहीं सिद्धार्थ, आज तुमको हम लोगों के साथ शिकार खेलना पड़ेगा। तो शिकार को पहले किसकी तरह से लोग देखते थे, खेल की तरह से।
मनोरंजन के लिए वो जंगलों में जानवरों का शिकार करने के लिए जाते थे। तो उनसे कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि नित्य मतलब रोज, भांति मतलब तरह, रोज की तरह आज भी आप यहाँ बैठे के बैठे रह जाएं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये चारों दोस्त लगभग रोजाना ही शिकार करने आते होंगे और रोज ही ये होता होगा कि सिद्धार्थ मना कर देते होंगे कि नहीं तुम मत जाओ, मुझे तो यहाँ प्रकृति की सुंदरता को देखने में बड़ा मजा आ रहा है, तुम लोग शिकार खेलो, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो अब उनकी इस बात पर जो उनके चौथे मित्र हैं विश्वामित्र, वो क्या बोलते हैं, तुम जिद क्यों करते हो, यदि उनकी इच्छा नहीं है तो। दयामित्र की बात को काटते हुए बोलते हैं कि यदि सिद्धार्थ और विहाग नहीं जाना चाहते तो तुम जिद क्यों करते हो, उनकी इच्छा नहीं है तो उन्हें बैठे रहने दो। अच्छा, अब दयामित्र को गुस्सा आ जाता है, वो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ तुम तो चाहोगे ही, लेकिन आज मेरा तुम्हारा निर्णय होकर रहेगा। मेरा तुम्हारा निर्णय मतलब मेरे और तुम्हारे बीच फैसला होकर रहेगा। तुम्हारी शेखी अब मैं ज्यादा नहीं सह सकता। शेखी मतलब बड़ी बड़ी बातें, डींगे मारना। तुम भी देख लो कि मेरा निशाना तुमसे कहीं अच्छा है। तो ऐसा लग रहा है इनकी बातों को सुनकर कि दोनों के बीच में क्या होता होगा, कंपटीशन होता होगा। विश्वामित्र कहते होंगे कि मैं ज्यादा अच्छा निशाना लगाता हूँ और दयामित्र कहते होंगे कि मैं ज्यादा अच्छा निशाना लगाता हूँ। ठीक, और ये दोनों साथ में शिकार खेलने जाते होंगे और लड़कर वापस आ जाते होंगे। सिद्धार्थ के सामने रोते होंगे कि इसने नहीं किया मैंने किया, दूसरा कहता होगा नहीं इसने नहीं किया मैंने किया, तो ये होता रहता होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ तुम तो चाहोगे ही कि कोई ना जाए, जिससे कि तुम्हारी बात या तुम्हारी जो निशाना लगाने की टेक्निक है वो पता ना चले कि कौन हम दोनों में से बेहतर है, इसलिए तुम तो चाहोगे ही कि हम दोनों ही जाएं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विश्वामित्र बोलते हैं कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, तुम चाहते हो कि आज कंपटीशन हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति होने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तुमसे फाइट करने के लिए, मैं तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अब इस पर विहाग कहते हैं अच्छी बात है, तब फिर जो जीतेगा मैं अपना मुकुट उसे दे दूंगा। अच्छी बात है, तुम लोग जाओ शिकार खेलो और तुम में से जो जीतेगा तो मैं जो अपना फूलों से मुकुट बना रहा हूं वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब सिद्धार्थ कहते हैं थोड़ा चुप भी रहो। नेपथ्य से बांसुरी की आवाज आती है। नेपथ्य का मतलब क्या होता है, पर्दे के पीछे से। पर्दे के सामने तो चारों दोस्त अपने अपने नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, और पर्दे के पीछे से बांसुरी की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ कहते हैं थोड़ा चुप भी रहो। कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहा है कोई, उनको नहीं मालूम कौन बजा रहा है, उनको केवल आवाज आ रही है। नेपथ्य से फिर बांसुरी की आवाज आती है और अब उस आवाज को सुनने के लिए सभी लोग चुप रहते हैं। सिद्धार्थ ने बोल दिया तो वैसे भी सब लोग चुप ही हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सिद्धार्थ में कुछ बात होगी उस दौरान पे। अब दयामित्र कहते हैं मंच के एक किनारे की ओर संकेत करते हुए। दयामित्र जो मंच है, स्टेज है, तो वहां एक किनारे की तरफ अपनी उंगली से संकेत करते हुए कहते हैं कि सिद्धार्थ, यह जो इस मैदान के पार दूर उस पहाड़ी ढाल पर, जिस पहाड़ी ढाल की शुरू में बात की गई थी, हरी हरी ढाल, सिद्धार्थ यह जो इस मैदान के पार दूर उस पहाड़ी ढाल पर एक छोटा सा काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है। धब्बा मतलब एक बिंदु, एक स्पॉट। बता सकते हो वह क्या है? तो उनको बहुत दूर कहीं एक छोटा सा काला धब्बा दिखाई दे रहा होगा, तो उसको दिखाते हुए सिद्धार्थ को पूछते हैं कि बता सकते हो कि वो क्या है? तो सिद्धार्थ कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या है। तो दयामित्र कहते हैं सिद्धार्थ, हम और विश्वामित्र इसका निशाना लगाते हैं, जो लगा ले जाएगा वह जीत जाएगा। सिंपल सी बात है कि वो जो काला धब्बा दिखाई दे रहा है, हम दोनों उस पर निशाना लगाते हैं, जिसका निशाना लग जाएगा वो जीत जाएगा। तो सिद्धार्थ कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम लोग जो करना चाहो, मैं तुम्हें तो नहीं रोक सकता हूँ। तो दयामित्र कहते हैं उठाओ अपना धनुष विश्वामित्र, पहला प्रयत्न तुम ही करो। प्रयत्न मतलब प्रयास। तो दयामित्र विश्वामित्र को बोलते हैं कि अपना धनुष उठाओ विश्वामित्र और पहला निशाना तुम लगाओ। विश्वामित्र कहते हैं नहीं नहीं, पहला प्रयत्न तुम ही, मतलब पहला प्रयास तुम ही करो, मुझे नहीं करना। तो दयामित्र बड़े घमंड वाले व्यक्ति दिख रहे हैं, बड़े अहंकारी दिख रहे हैं, तो कहते हैं अच्छी बात है, मैं तुम्हारी तरह भगोड़ा थोड़े ही हूँ, मतलब जो डर के भाग जाता है उसको भगोड़ा बोलते हैं, तो तुम तो डर के भाग रहे हो, तुमको तो निशाना लगाने में डर लग रहा है, तो मैं तो तुम्हारी तरह भगोड़ा नहीं हूँ।
तो मैं तो पहला निशाना लगाने के लिए तैयार हूँ। और इतना कहकर वो धनुष से तीर छोड़ देते हैं। धनुष से जैसे ही वो तीर छोड़ते हैं खुशी में चिल्लाते हैं, खुशी में चिल्लाकर बोलते हैं, वह देखो सिद्धार्थ, वह धब्बा खो गया, निशाना ठीक लगा है, चलो चलकर देखें क्या है। तो उनको लगा कि वो जो धब्बा दिखाई दे रहा था अचानक से वो वहां से हट गया, यानी कि कोई जानवर होगा, उसको निशाना लग गया होगा, वो गिर पड़ा होगा। तो उनको लगा कि निशाना ठीक लगा है, चलो चलकर देखें। उसके बाद चारों मित्र मंच से प्रस्थान कर लेते हैं। प्रस्थान करने का मतलब मंच से चले जाते हैं। ठीक है, प्रस्थान और प्रस्थान का विलोम शब्द क्या होता है? आगमन। याद कर लिया करो साथ में। प्रस्थान, प्रस्थान का विलोम शब्द आगमन। प्रस्थान मतलब जाना, आगमन मतलब आना। अब स्टेज पर दूसरा दृश्य आ जाता है। पहला दृश्य जहां वो चारों मित्र प्रस्थान कर जाते हैं वहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर पीछे की डेकोरेशन वगैरह बदल जाती है तो उसको दृश्य बदलना कहते हैं। अब क्या होता है इस दृश्य में? मंच पर बकरी, मतलब वो जो काला धब्बा था वो बकरी थी, घायल अवस्था में मैं की दर्द भरी आवाज करती हुई। तो अब समझ में आया आपको कि जो धनुष चलाया गया था, सॉरी जो बाण चलाया गया था धनुष से, वो किसको जाकर लगा था? वो बकरी को जाकर लगा था। और बकरी उस बाण से घायल हो गई थी और घायल होकर जमीन पर गिर गई थी और दर्द से मैं करके करहा रही थी। अब सिद्धार्थ देखते हैं उस बकरी को और उनको देखकर उसे बड़ा दुख होता है। तो वो दुख से बोलते हैं, उफ, कितना खून निकल रहा है। विहाक, तीर ज्यादा गहरा नहीं है, बच तो सकती है ना ये। तो सिद्धार्थ को उसको देखकर बहुत दुख होता है और वो अपने मित्र विहाक से कहते हैं, विहाक, तीर ज्यादा गहरा नहीं है, मतलब उसके शरीर में तीर अंदर तक नहीं घुसा है, अभी इसमें जान है, ये बच सकती है। तो विहाक कह देते हैं, क्या मालूम, एक्सप्रेशन देते हैं जैसे कि उनको नहीं पता कि ये बचेगी या नहीं बचेगी, बस कोशिश कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं विहाक, मैं इसे बचाऊंगा, जल्दी करो जल्दी करो, पकड़ो इसे, उस तरफ से पकड़ो, हाँ खोल दो, यह मेरा उत्तरीय फाड़ दो। अब उत्तरीय क्या होता है? जो राजा लोग होते हैं वो इस तरह के वस्त्र पहनते हैं और अपने कंधे पर ये एक कपड़ा डालते हैं, तो इस कपड़े को उत्तरीय कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये लो मेरा उत्तरीय फाड़ दो, चलो कसकर इसके घाव को बांध दे। तो क्या होता है, जब घाव हो जाता है और उस घाव से बहुत सारा खून निकल रहा होता है, तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हमने पढ़ा है ना कि हमें मरीज को फर्स्ट एड देनी होती है। तो ये एक प्रकार का फर्स्ट एड ही है कि जहाँ पर घाव हुआ है, जैसे कि आप देखो ये बकरी है, इसको यहाँ पर घाव लगा है, तो हम क्या करेंगे कि इस घाव के आसपास जोर से कपड़ा गांठ लगाकर बांध देंगे, जिससे कि खून इतना ज़्यादा ना बहे, खून बहना बंद हो जाए। तो खून का निकलना तो कम हो जाएगा, वो कहते हैं खून का निकलना तो कम हो जाएगा। और बकरी दर्द से अभी भी तड़प रही है, तो बकरी मैं करती रहती है क्योंकि उसको पीड़ा हो रही है, उसको अंदर दर्द हो रहा है। तो ये सिद्धार्थ हैं जो उसकी सेवा कर रहे हैं और बाकी के ये 3 मित्र हैं। दयामित्र बोलते हैं, हाँ ठीक है सिद्धार्थ, अच्छा होता विश्वामित्र ने पहला प्रयास किया होता। खैर अब मैं यह सोचता हूँ कि इसको यहीं बांध दिया जाए ताकि विश्वामित्र उसी स्थान से जाकर फिर निशाना लगाए। देखो, दयामित्र का नाम तो दयामित्र है, लेकिन उनके अंदर दया तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बकरी पीड़ा से परेशान है, लेकिन उनका ध्यान अभी भी किस बात पर है? अपनी प्रतियोगिता पर, जो उन्होंने विश्वामित्र के साथ करेंगे वो। तो कह रहे हैं वो अभी भी कि अच्छा होता विश्वामित्र ने पहला प्रयास किया होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं कि इस बकरी को यहीं बांध दो और हम फिर से वहीं चलते हैं जहाँ से हमने निशाना लगाया था, और हम दूसरी बार निशाना लगाएंगे अब, और इस बार कौन लगाएगा? विश्वामित्र लगाएगा, तभी तो पता चलेगा कौन जीता। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं, यह नहीं होगा। तुम क्या ऐसे एकदम मार डालना चाहते हो? तुम्हें दया नहीं आती? देखते नहीं हो यह खून, दर्द के कारण इसका चिल्लाना। तो सिद्धार्थ को गुस्सा आ जाती है। वो गुस्से में कहते हैं कि तुम क्या एकदम इसे मार डालना चाहते हो? अधमरी तो वही वैसे ही हो गई है। अब तुम चाहते हो कि तुम दोबारा निशाना लगाओ, दूसरा इसके ऊपर तीर चलाओ, तो ये बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो तुम्हारे अंदर दया तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दयामित्र कहते हैं, मैं सब देखता हूँ, पर यही होगा। तुम विश्वामित्र का पक्ष ले रहे हो, तुम जानते हो कि वह असफल रह जाएगा। अभी भी उनके अंदर दया नहीं है, अभी भी उनको लग रहा है कि सिद्धार्थ ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि विश्वामित्र को प्रतियोगिता ना करनी पड़े। तो सिद्धार्थ कहते हैं गुस्से में कि तुमको यही सही लगता है तो यही सही।
तुमको जैसा ठीक लगता है तुम वैसा सोचो, लेकिन अब इस बकरी पर कोई भी बाण नहीं चलाएगा। तो दयामित्र कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरी जीत। और इतना कहकर वो आगे रुक जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरी जीत तो होके ही रहेगी, ऐसा कुछ कहना चाह रहे होंगे वो। विश्वामित्र को मेरे साथ प्रतियोगिता करनी ही पड़ेगी। तो ये आपका चैप्टर है, नाटक चल रहा है बुद्ध की करुणा। थोड़ी सी लंबी कहानी है, थोड़ा सा लंबा नाटक है ये, तो एक वीडियो में हम इसे कवर नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए हम इसे यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। आप इस कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और शब्दों को अच्छे से इसके ऊपर पकड़ बनाइए। जो जो शब्द आए हैं, जैसे अवस्था आया है, उत्तरीय आया है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द आए हैं, उनको देखिए, उनका अर्थ याद कीजिए। कल के वीडियो में हम इस नाटक को कंटिन्यू करेंगे। अपना एक्साइटमेंट स्टोरी को लेकर बनाए रखना। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड, हैव फन, बाय बाय।